Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the new lecture series of the Minimum Wages Act 1948. हम सारे टॉपिक कवर कर लेंगे, सारे सेक्शंस कवर कर लेंगे मिनिमम वेजेस एक्ट के. ओके, लेट्स स्टार्ट. कितना होगा, पेमेंट कितना होगा. उसके बाद जो है वेजेस ऑफ द वर्कर, क्या वेजेस ऑफ द वर्कर होना चाहिए हु वर्क्स फॉर द लेस दैन नॉर्मल वर्किंग डे. उसके बाद मिनिमम रेट 16 में क्या बोला है, वेजेस फॉर द 2 और मोर क्लास ऑफ वर्क के लिए क्या होगा. मिनिमम टाइम रेट वेजेस फॉर द पीस वर्क के लिए क्या होगा. मेंटेनेंस ऑफ द रजिस्टर्ड रिकॉर्ड किसकी ड्यूटी है. इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर देखेंगे. उसके बाद हमने पेमेंट ऑफ वेजेस में भी देखा था सेक्शन 14 में. उसके बाद क्लेम क्या होता है. उसके बाद 21 में सिंगल एप्लीकेशन हमने वहाँ पे भी देखा था. जो पेमेंट ऑफ वेजेस आप ऐसे कॉम्बिनेशन में आप लिंक करके याद रख सकते हैं कि पेमेंट ऑफ वेजेस में एंड मिनिमम वेजेस को लिंक करके आप याद रख सकते हैं. जो इंस्पेक्टर है 14 में दिया है पेमेंट ऑफ वेजेस में. और उसके बाद जो सिंगल एप्लीकेशन है वो 16 में दिया है. एंड 15 में 15
पेमेंट ऑफ वेजेस में 15 में क्लेम दिया है, सिंगल एप्लीकेशन 16 में दिया है। ऐसे ही है, सेम टू सेम ऐसे ही 19, 20, 21 उधर 14, 15 एंड 16 है। आप ऐसे याद रख सकते हो। ओके, उसके बाद जो है पेनाल्टीज फॉर दी सर्टन ऑफेंसेस। उसके बाद जो है पेनाल्टी उसमें 20 में दिया गया है। 20 में जो है यहाँ पे 22 में दिया है, उसमें 20 पेमेंट ऑफ वेजेस में 20 में दिया गया है। जनरल प्रोविजन फॉर पनिशमेंट ऑफ अदर ऑफेंसेस के लिए क्या जनरल प्रोविजन है, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस क्या होता है। उसके बाद 20 में ऑफेंसेस बाय द कंपनीज ऑफेंस, अगर कंपनी ने किया तो क्या होगा, कौन लायबल रहेगा वहाँ पे। उसके बाद पेमेंट ऑफ जो 22D में बोला है, पेमेंट ऑफ अनडिस्टर्ब अमाउंट ड्यू टू दी एम्प्लॉय जो है, जो अनडिस्बर्स्ड है अमाउंट ड्यू टू एम्प्लॉयज़, वो क्या होता है वो देखेंगे। उसके बाद जो है 22E में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैचमेंट ऑफ असेट ऑफ एम्प्लॉय विद द गवर्नमेंट। उसके बाद 22F में एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 आया ना, पेमेंट ऑफ वेजेस ऑफ 1936 शेड्यूल इन एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद 23 में एग्जम्पशन ऑफ द एम्प्लॉयर फ्रॉम लायबिलिटी इन सर्टन केसेस में क्या लायबिलिटी है। बार ऑन द सूट उधर भी था, पेमेंट ऑफ वेजेस में जो था वो बार ऑन द सूट वहाँ पे भी था। तो बार ऑन द सूट वहाँ पे जो था वो 22 सेक्शन में था, यहाँ पे 24 में है। पेमेंट ऑफ वेजेस में 22 सेकेंड में था, सेक्शन में था। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टिंग आउट भी उधर भी था, वहाँ पे 23 में था, यहाँ पे 25 में है। वो ऐसे याद रख सकते हैं, वहाँ पे 22, 23 जो बार ऑन द सूट है, और उसके बाद जो 23 में है वो कॉन्ट्रैक्टिंग आउट का है। 24, 25 में यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद एग्जम्पशन एंड एक्सेप्शन दिया है। उसके बाद जो है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का पावर क्या है टू ऐड शेड्यूल के लिए, और पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव द डायरेक्शन। उसके बाद जो है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक द रूल्स, पावर ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक द रूल्स। एंड 30A में रूल्स मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लेट बिफोर द पार्लियामेंट। 31 में वैलिडेशन ऑफ फिक्सिंग ऑफ द सर्टन मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस के लिए क्या वैलिड है वो देखेंगे। टोटल हम 31 सेक्शंस देखेंगे इस मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने क्या देखना है कि जो एक्ट है मिनिमम वेजेस एक्ट 11th एक्ट है 1948 में। तो द एक्ट प्रोवाइडिंग फॉर द फिक्सिंग अ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस इन सर्टन एम्प्लॉयमेंट्स। जो मिनिमम रेट है, कितना होना चाहिए मिनिमम रेट, आप इतना तो मिनिमम रेट एम्प्लॉयज़ को देंगे ही देंगे। तो यहाँ पे मिनिमम रेट जो है वो फिक्स किया गया है, इसीलिए मिनिमम वेजेस एक्ट क्या है यहाँ पे आया है। तो वेयर एज एक्सपीडिएट टू प्रोवाइड द फिक्सिंग मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस इन सर्टन एम्प्लॉयमेंट, इट इज़ हियर बाय इनैक्टेड एज फॉलोज। सबसे पहले तो सेक्शन 1 में क्या बोला है, जैसे कि सभी में होता है सेक्शन 1 सभी एक्ट में, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड। दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज एन मिनिमम वेजेस एक्ट। एक्ट क्या बोला जाता है, मिनिमम वेजेस एक्ट बोला जाता है, जो है वो शॉर्ट टाइटल है मिनिमम वेजेस एक्ट। उसके बाद जो है द नेम ऑफ दिस लॉ जो है द एक्ट इज कॉल्ड एज एन मिनिमम वेजेस एक्ट। लाइक हाउ द मूवी वॉज, द मूवी को टाइटल रहता है कि जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। सो पीपल नो दैट इट इज़ अबाउट, कि हम ऐसे जान लेते हैं कि हाँ ये एक्ट का नेम है मिनिमम वेजेस एक्ट। तो मिनिमम वेजेस एक्ट इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया के लिए एप्लीकेबल होता है। दिस लॉ अप्लाइज टू ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। ओके, अर्लियर सम रीजन्स माइट हैव बीन एक्सक्लूडेड, जो पहले था वो वहाँ पे जो एक्सक्लूड हुआ करता था, बट नाउ इट कवर्स एंटायर कंट्री को वो कवर करता है। वेदर एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे तो इसका जो है यहाँ पे वेदर अ वर्कर इज़ इन दिल्ली, केरला, नागालैंड, जम्मू में हो या कश्मीर में हो, सबके ऊपर जो है वो लॉ एप्लीकेबल होगा यहाँ पे। ये हुआ टोटल सेक्शन 1 जो है यहाँ पे। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड। शॉर्ट टाइटल में जो शॉर्ट टाइटल है हम कैसे जानते हैं इसको, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 एंड एक्सटेंड टू होल ऑफ द इंडिया को जो है वो एप्लीकेबल होता है। तो हम सिंपली इंटरप्रिटेशन क्लॉज देखेंगे। इसमें जो है वो एडोल्सन, इसका मीनिंग जो है एडोल्सन का आपको इतना ही याद रखना है। जो एडोल्सन का मीनिंग है, पर्सन हु इज़ 14 ईयर्स और ओल्डर बट नॉट एट 18। ये जो है अडोल्सन का, तो यहाँ पे जो 14 ईयर्स टू 18 ईयर्स के बीच में जो बच्चे रहते हैं उन्हें अडोल्सन बोलते हैं। ओके,
क्या बोला है, हु हैज़ कम्प्लीटेड अ 14 ईयर्स, 14 ईयर्स तो कंप्लीट हुए, बट नॉट कम्प्लीटेड द 18 ईयर्स। अगर 18 ईयर्स कंप्लीटेड हुए तो वो अडल्ट हुआ ना पर्सन, 18 ईयर्स, तो यहाँ पे आएगा वो। अडल्ट मीन्स वॉट, अडल्ट मीन्स अ पर्सन हु हैज़ कम्प्लीटेड अ 18 ईयर्स ऑफ एज। तो यहाँ पे जो अडल्ट है, अ पर्सन हु इज़ एन कम्प्लीटेड 18 ईयर्स, और जो आगे के हैं वो भी अडल्ट में आएंगे। उसके बाद जो है बी में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का डेफिनेशन दिया है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स यहाँ पे इन रिलेशन टू शेड्यूल जो एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे वो देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन द रिलेशन ऑफ द माइन, ऑयल फील्ड, मेजर पोर्ट और कारपोरेशन इस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल एक्ट से जो जो कारपोरेशन इस्टेब्लिश हुए हैं वो क्या आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएंगे। इफ़ मतलब क्या बोला है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कौन कौन से आएंगे, इफ़ वर्किंग इन अ रेलवे, माइन, ऑयल फील्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएंगे। इफ़ वर्किंग इन द प्राइवेट फैक्ट्री और अदर जो भी है इनको छोड़ के जो है वो क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आएंगे। ओके, जो यहाँ पे बोला है कि ये छोड़ के अदर, अदर बोला है ना, अदर शेड्यूल, इसको छोड़ के जो आएंगे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आएंगे। उसके बाद जो है चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है, चाइल्ड मीन्स व्हाट, ओके, जो चाइल्ड की डेफिनेशन है, चाइल्ड मीन्स व्हाट, चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज़ नॉट completed his 14 ईयर्स ऑफ एज। जो 14 ईयर्स ऑफ एज है वो completed नहीं है, उसको हम चाइल्ड बोलेंगे। सिंपल हम देखेंगे यहाँ पे जो है उसमें चाइल्ड की जो डेफिनेशन है, चाइल्ड इज़ नॉट कम्प्लीटेड द 14 ईयर्स ऑफ एज, जो है वो चाइल्ड ने कंप्लीट नहीं किया है। मतलब जो बिलो 14 ईयर्स है वो क्या होंगे, चाइल्ड होंगे, बी में बोला है। ओके, उसके बाद बिलो 14 ईयर्स है वो चाइल्ड होंगे। उसके बाद जो है वो 14 ईयर्स टू 18 ईयर्स के बीच में जो है वो क्या होंगे, अडल्सन होंगे। जो ए में बोला है 14 ईयर्स टू 18 ईयर्स के बीच में जो है वो अडल्सन होंगे, और जो 18 ईयर्स के जो ऊपर है वो क्या होंगे, अडल्ट होंगे। इजी है याद करने के लिए। देखिए फिर से बताती हूँ, जो चाइल्ड जो है यहीं पे दिया है, चाइल्ड जो है, चाइल्ड बी में बोला है 14 ईयर्स के जो बिलो है, नॉट कंप्लीटेड बोला है, तो बिलो 14 ईयर्स जो है वो क्या होंगे, चाइल्ड होंगे। उसके बाद जो है ए में जो बोला है एडल्सन बोला है, ए में क्या है, एडल्सन है। एडल्सन किसको बोलेंगे हम, एडल्सन जो 14 ईयर्स टू 18 ईयर्स, नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स, इसके बीच में है वो क्या होंगे, एडल्सन होंगे। और उसके बाद जो है वो अडल्ट जो है ए में, ए में क्या बोला है, अडल्ट, 18 ईयर्स के ऊपर के जो है वो अडल्ट बोलेंगे। बी चाइल्ड, ए अडल्ट, अपोजिट टर्म, ए अडल्ट होंगे, बी चाइल्ड होंगे। बेबी करके आप याद रख सकते हैं यहाँ पे। ए जो अडल्ट से ए होगा, और उसके बाद जो अडल्सन है जो है वो 14 टू 18 ईयर्स के बीच में होगा। ओके, अब जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या होता है वो देखेंगे हम। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी means authority appointed by the appropriate government by the notification in the official gazette to ascertain from the time to time cost living index, number of application to the employees employed in the scheduled employments specified in the notification। तो competent authority का जो बेसिक competent authority का मीनिंग क्या आता है, जो है वो सिंपल लैंग्वेज में जो है एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू द कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ द लिविंग वेजेस। जो लिविंग इंडेक्स है वो जो कैलकुलेट करने के लिए जो इस मिनिमम वेजेस में, वही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। जो ऑफिसर है अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग वेजेस के लिए, कैलकुलेट करने के लिए जो है उन्हें जो अपॉइंट किया जाता है उसको हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या लेंगे हम, ऑफिसर पब्लिशिंग अ कॉस्ट लिविंग अपडेट इन द ऑफिशियल गैजेट में। जो कॉस्ट लिविंग मतलब इस साल में मिनिमम वेज कितना होगा, नेक्स्ट साल में क्या होगा, जो पब्लिश करते हैं उनको हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यहाँ पे बोलेंगे, इससे बोला है यहाँ पे। उसके बाद जो है डी में क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। अब हमने यहाँ पे देखा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है इसके यहाँ पे जो ऑफिसर है वो डिसाइड करता है, वो क्या हुआ, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हुआ। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग वेजेस क्या होगा वो देखेंगे हम। ओके,
तो सिंपल वर्ड में अगर देखा जाए तो इन द रिलेशन टू द एम्प्लॉय इन द शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, तो इसमें शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट in respect of which the minimum rate of wages have been fixed, means the index number ascertained and declared by competent authority by the notification in the official gazette, the cost of जो living index number है applicable to the employees in such employment. तो सिंपल मीनिंग में जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग वेजेस में अ नंबर दैट शोज प्राइस चेंजेस ओवर टाइम अफेक्ट द वेजेस, जो लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग वेजेस मतलब क्या होगा कि टू फिक्स द मिनिमम वेजेस एवरी ईयर, जो मिनिमम वेजेस है वो सेम नहीं रहेगा यहाँ पे। तो ईयरली क्या होगा, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा जैसे होगा, जैसे खर्चा बढ़ेगा जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा, मिनिमम कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगा जैसे मिनिमम वेजेस भी हम क्या करेंगे फिक्स करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग पे बेसिस पे जो मिनिमम वेजेस है वो फिक्स करेंगे यहाँ पे। उसके बाद जो है एम्प्लॉयर मीन्स व्हाट, ई में देखिए याद करने के लिए इजी है, ई में एम्प्लॉयर आया, डी में कॉस्ट ऑफ लिविंग आया, सी में सी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आया। ओके, तो इजी है याद करने के लिए, ई में एम्प्लॉयर आया। तो उसके बाद जो है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का मीनिंग एनी पर्सन हु एम्प्लॉयज वेदर डायरेक्टली और थ्रू दी अनदर पर्सन मतलब एजेंट, और वेदर ऑन द बिहाफ himself or any other person one or more employees in the scheduled employment in respect of which the minimum rate of wages have been fixed under this act and include except section 3 subsection 3 of section 26। इसमें कौन एम्प्लॉयर होगा वो बोला है। सिंपल में देखेंगे कि इसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं, हम चार्ट में देखेंगे कि कैसे कौन आएगा यहाँ पे। ओके, तो लेट्स सी। ओके, तो सबसे पहले तो जो हम 2E में एम्प्लॉयर की डेफिनेशन देख रहे हैं, एम्प्लॉयर क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले जो 2E फर्स्ट में जो है वो क्या आएगा यहाँ पे, फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट, जो फैक्ट्री है, जो फैक्ट्री है उसमें एम्प्लॉयमेंट, फैक्ट्री मैनेजर अंडर द फैक्ट्री, जो मैनेजर है वो क्या होगा यहाँ पे, मैनेजर है वो यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉयर होगा। ओके, फैक्ट्री मैनेजर जो है वो यहाँ पे एम्प्लॉयर होगा। सेकेंड में कौन आएगा, ओके, तो यहाँ पे जो है वो एम्प्लॉयर कौन होगा, सबसे पहले तो एम्प्लॉयर यहाँ पे एम्प्लॉयर, और यहाँ पे 2E में दिया है जो फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट है, फैक्ट्री में जो होंगे वहाँ पे मैनेजर जो है वो यहाँ पे होगा। उसके बाद सेकंड में दिया है गवर्नमेंट कंट्रोलर एम्प्लॉयमेंट, जो है गवर्नमेंट कंट्रोलर एम्प्लॉयमेंट में द गवर्नमेंट अपॉइंटेड बाय द अथॉरिटी और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो हेड ऑफ द HOD है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो यहाँ पे होंगे। गवर्नमेंट कंट्रोल अथॉरिटी है तो अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट और HOD होगा। और लोकल अथॉरिटी में कौन होगा, CEO होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा यहाँ पे लोकल अथॉरिटी में। उसके बाद एनी अदर केसेस में अगर है तो वहाँ पे ओनर जो खुद है वो ओनर आएगा यहाँ पे, सुपरवाइजर है 40 वर्कर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल जो पर्सन है वो यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉयर होगा। ओके, तो ये 2E में डेफिनेशन दी गई है। ओके, जो नेक्स्ट सेक्शन है वो 2F में दिया है, प्रिस्क्राइब्ड की डेफिनेशन क्या होती है। तो प्रिस्क्राइब्ड क्या होता है, मीन्स रूल्स मेड अंडर द एक्ट, जो रूल्स मेड अंडर द एक्ट है, लाइक दी एग्जाम्पल रूल नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट, जो है वो रूल्स बनाए हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो जो रूल्स है वो प्रिस्क्राइब्ड है, वो क्या होंगे यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड होंगे। उसके बाद जो है शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट जो है G में दिया है, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट तो मीन्स एन एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल, जो स्पेसिफाइड इन टू द शेड्यूल में जो मैंशनड है, और प्रोसेस और द ब्रांच ऑफ द वर्क फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो सिंपल यहाँ पे जो है जॉब लिस्टेड इन द शेड्यूल और द रिलेटेड जॉब जो स्पेसिफिक है, लाइक दी जॉब्स लाइक दी कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चरल, माइनिंग, मतलब कंस्ट्रक्शन का एक डिफरेंट शेड्यूल हुआ और उसके बाद जो माइनिंग है उसका डिफरेंट हुआ, एंड जो है वो एग्रीकल्चरल का है वो डिफरेंट हुआ। ये सब एक
एक में नहीं होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट है यहाँ पे। ओके, तो ये हुआ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, शेड्यूल करके रखा है उनको। ओके, एच में क्या बोला है, वेजेस, वेजेस में एच। ओके, तो मीन्स ऑल रेम्यूनरेशन कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ मनी, मनी ही होना चाहिए ऐसे एक्सप्रेसली दिया है। पहले जो था वहाँ पे काइंड के बेसिस पे हुआ करता था, हम देखेंगे काइंड के बेसिस पे क्या है, इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड जो है वो मनी करके रखा है। इन विच जो है वुड, इफ द टर्म of the contract of employment expressed or the implied where the fulfilled be payable to a person employed in respect of his payment or work done in such employment including house rent allowances but does not include, जो है यहाँ पे वेजेस में क्या क्या नहीं इंक्लूड होगा वो नीचे दिया गया है। उसके बाद जो है वैल्यू ऑफ हाउस एकोमोडेशन, सप्लाई ऑफ लाइट वाटर मेडिकल अटेंडेंस। उसके बाद अदर एमिनिटी जो है सर्विसेज एक्सक्लूडेड अंडर द स्पेशल ऑर्डर। उसके बाद जो है कंट्रीब्यूशन पेड बाय द एम्प्लॉयमेंट, जो पेंशन फंड है उसमें जो नहीं आएगा। तो सिंपल जो है हमने यहाँ पे जो है हाउस रेंट अलाउंसेस सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, इंक्लूडेड होगा, हाउस रेंट अलाउंसेस सिर्फ इंक्लूडेड होगा। उसके बाद जो एक्सक्लूड होगा, यहाँ पे एक्सक्लूड में सब जो है वो वैल्यू हाउस एकोमोडेशन लाइक सप्लाई ऑफ लाइट वाटर मेडिकल अटेंडेंस जो है वो आएगा यहाँ पे। उसके बाद जो बी में दिया है उसमें एमिनिटीज जो रहते हैं, एमिनिटीज़ में जो गवर्नमेंट एंड अदर एक्सक्लूडिंग अम्यूनिटीज जो रहते हैं, गवर्नमेंट में एक्सक्लूड सम बेनिफिट्स, अम्यूनिटीज मतलब क्या होता है, सम बेनिफिट्स दिया जाता है फ्रॉम दी वेजेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गवर्नमेंट नोटिफाइज मेडिकल इंश्योरेंस आपने भरा है तो यहाँ पे वो जो है वो वेजेस में नहीं आएगा, वो डज नॉट इंक्लूड दी वेजेस। उसके बाद सेकेंड में जो है कॉन्ट्रीब्यूशन जो पेड बाय द एम्प्लॉयर टू पेंशन फंड एंड प्रोविडेंट फंड अंडर द स्कीम ऑफ द सोशल इंश्योरेंस। तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन पेड है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पेंशन नॉट कंसिडर्ड एज एन वेजेस, लाइक दी प्रोविडेंट फंड पीएफ जो है यहाँ पे वो इसमें कंसिडर नहीं होगा। तो पेड बाय द एम्प्लॉयर नॉट एडेड टू द वेजेस। उसके बाद थर्ड में क्या है, थर्ड में जो है वो एनी ट्रैवलिंग अगर आपने अलाउंसेस दिए हैं एम्प्लॉयर ने तो यहाँ पे उसमें इंक्लूड नहीं होगा, और वैल्यू ऑफ द ट्रैवलिंग कंसेशन वो भी नहीं आएगा। उसके बाद एनी सम पेड टू दी पर्सन एम्प्लॉयड, जो एनी सम पेड टू दी पर्सनल एम्प्लॉयड जो है एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस ड्यू टू द जॉब नेचर अगर हुआ है तो मॉनेटरी, अगर आपने सेफ्टी गियर और दी यूनिफॉर्म के लिए अगर आपने पैसा खर्च किया तो वो पार्ट ऑफ वेजेस के बेसिस पे आप यहाँ पे डिडक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे पार्ट ऑफ वेजेस में नहीं आएगा। उसके बाद फिफ्थ में क्या बोला है, एनी ग्रेट्यूटी पेएबल ऑन डिस्चार्ज जो है मतलब इसका सिंपल मीनिंग यही आएगा कि ग्रेट्यूटी पेएबल ऑन द डिस्चार्ज में ग्रेट्यूटी मतलब रिटायरमेंट ग्रेट्यूटी जो होगा, अगर आप रिटायरमेंट के बाद आपको ग्रेट्यूटी मिल रही है तो वो पे वेजेस नहीं होगा, आपको वो ग्रेट्यूटी दे रही है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ₹1,00,000 ग्रेट्यूटी पेड ऑन द रिटायरमेंट इज़ नॉट द वेजेस। अगर आपको रिटायरमेंट के बाद ₹1,00,000 मिल रहे हैं तो वो क्या होगा कि रिटायरमेंट पेंशन के तौर पे होगा वो, उसको हम अगर और ग्रेट्यूटी के तौर पे होगा वो जो है वो वेजेस में कंसिडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो है वो फर्स्ट जो है इसमें जो उसमें एम्प्लॉय का मीनिंग दिया है आई में, तो एम्प्लॉय क्या होगा यहाँ पे, एम्प्लॉय में जो है आई में एनीवन हायर्ड फॉर द स्किल, जो वर्कर्स है किसी ने हायर किया है और रिपोर्ट टू डू वर्क स्किल्ड अनस्किल्ड मैनुअल क्लेरिकल जो इन द शेड्यूल में मेंशन है वो। इसमें सिंपल जो है एनीवन हायर्ड फॉर द स्किल अनस्किल्ड और मैनुअल क्लेरिकल वर्क इन शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में इंक्लूडेड है, तो वो क्या होगा यहाँ पे एम्प्लॉई होगा। तो फर्स्ट में हम टू कैटेगरीज में देखेंगे, जो फर्स्ट कैटेगरी में आएगा तो फर्स्ट कैटेगरी में जो है फर्स्ट, तो यहाँ पे जो पीपल इंक्लूड्स आउट वर्कर्स, इंक्लूड कौन कौन इंक्लूड होंगे यहाँ पे बोला है फर्स्ट में, तो विच रिस्पेक्ट द मिनिमम वेजेस हैव बीन फिक्स्ड इंक्लूड्स जो है वो क्या आएंगे यहाँ पे, आउट वर्कर्स जो है पीपल वर्किंग फ्रॉम दी होम, वर्क फ्रॉम होम जो करते हैं, वर्क फ्रॉम होम जो करते हैं वो यहाँ पे इंक्लूड होंगे एम्प्लॉय में। उसके बाद अदर प्लेसेस विथ गिवन मटेरियल्स, जो
वीमेन सिविंग अ क्लोथ एट द होम फॉर द कंपनी इन आउट ऑफ द वर्कर्स। अगर वीमेन क्लोथ सिव कर रही है तो यहाँ पे जो है हम उनको क्लोथ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है वो वर्कर ही बोलेंगे, उसको एम्प्लॉय ही बोलेंगे। लेकिन एक्सक्लूड क्या होगा यहाँ पे, जो एक्सक्लूड है, एक्सक्लूड में आएगा यहाँ पे जो एक्सक्लूड में जो है वो आर्म्ड फोर्सेस यहाँ पे वो एक्सक्लूड होंगे यहाँ पे। ओके, तो आर्म्ड फोर्सेस वगैरह सब यहाँ पे एक्सक्लूडेड है। जो है यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस दिए गए, एक्सक्लूडेड है, डज नॉट इंक्लूड बोला है ना, बट डज नॉट इंक्लूड यहाँ पे। आर्म्ड फोर्सेस मेंबर आर नॉट कंसिडर्ड एम्प्लॉई अंडर दिस एक्ट। अ सोल्जर इज नॉट कवर्ड इन द मिनिमम वेजेस एक्ट। जो सोल्जर है वो जो है वो यहाँ पे नहीं आएंगे, सोल्जर जो है वो एम्प्लॉई नहीं है। ओके, तो ये हुआ हमारा सेक्शन 1 एंड 2। यहाँ पे हमने जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव एंड जो सेक्शन 2 जो है इंटरप्रिटेशन क्लॉज का, वो हमने पूरा कवर कर लिया है। तो